ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा, ठीक है। और डी वाला अगर करेंगे तो सबसे पहले तो हमें लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, और यहाँ पे एम तो दे रखा है, कप्पा हमें इसके हेल्प से निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो कप्पा को हम निकाल लेंगे, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है 1/रो, ठीक है। तो सीधे सीधे हम सीधे यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे 1/रो, रो का कप्पा की जगह 1/रो लगा देंगे, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू 1/रो इंटू 1000/m लगा देंगे, और फिर यहाँ पे वैल्यू रख के इजिली सॉल्व कर सकते हैं। 1/50 दे रखा है, 1000/m का वैल्यू 0.1 दे रखा है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और फिर 520 जा, और फिर ये एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो जो कि ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 200 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। तो आपको देख गया कि ए में जो है, इस वाले में ज्यादा मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होगा एज कम्पेयर टू बी। इज दैट क्लियर? महराज वेरी गुड। आलिया, तो चलिए इसी के बेस पे एक और सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आलिया, ये हो गया आपका? वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे एक और सवाल देता हूँ। सवाल है, द रेजिस्टेंस ऑफ 1n normality solution of salt is 50 ohm. Calculate the equivalent conductance. Calculate the equivalent conductance of the solution. हमें equivalent conductance of the solution निकालना है। If two platinum electrodes, if two platinum electrodes in solution are 2.1 centimeter apart and each having an area of 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे सॉल्व कर लीजिए जरा। ये सवाल हो जाएगा मेराज।
Yes, Maharaj. It's very easy. It's based on the previous lecture. यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ अपने को निकालना क्या है। अपने को देखिए इसमें क्या निकालना, अपने को रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है, दैट इज 50 ओम। फिर आपको नॉर्मेलिटी गिवन है, दैट इज 1N। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है यानी EQ निकालना है, और भी चीजें गिवन है। ये जो डिस्टेंस है, इफ टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स इन सॉल्यूशन आर 2.1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे लेंथ जो दे रखा है वो 2.1 सेंटीमीटर गिवन है, और एरिया जो है वो 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वेट अ मिनट, ओके, 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब अपने को क्या निकालना है, लैम्डा EQ निकालना है। और लैम्डा EQ का अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो ये होता है आपका कप्पा इंटू 1000 अपॉन N होता है कि नहीं। अब यहाँ पे अपने को कप्पा निकालना है, और कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो होता है। ठीक है, अब रो भी इसमें नहीं दे रखा है, तो रो इज इक्वल टू अपने को पता है रो आर इज इक्वल टू रो L/A होता है। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A होता है। यही होता है ना फॉर्मूला, L/RA। टेल मी, वेट अ मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आपको पता हो तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा RA/L। ये होता है रो का फॉर्मूला, क्योंकि R इज इक्वल टू रो L/A होता है। तो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें R भी पता है, एरिया भी पता है और L भी पता है, तो इसका वैल्यू सीधे यहाँ रखेंगे तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उल्टा कर देंगे तो ये सीधे सीधे 1/R इंटू L/A हो जाएगा कि नहीं मेराज। अब इस कप्पा का वैल्यू इजीली निकाला जा सकता है, क्योंकि 1/R का वैल्यू 50 दे रखा है, L का वैल्यू 2.1 दे रखा है, और A का वैल्यू 4.2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये कप्पा निकालेंगे, कप्पा निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे, और N का भी वैल्यू गिवन है 1, तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट हो जाएगा, या सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। जरा सॉल्व करके बताइए महराज एंड आलिया। जीरो पॉइंट जीरो वन नहीं, गलत है। 0.01 कौन सा सॉल्व किया आपने, के? अच्छा, कप्पा 0.01 आ रहा है। ठीक है, ये लैम्डा EQ निकालिए जरा। लैम्डा EQ हो जाएगा वेरी गुड आलिया। यहाँ पे आपने के निकाल दिया 0.01 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ये तो 1 है। यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ये डेसिमल हटेगा, 2 डिजिट खत्म, 2 जीरो खत्म, तो 10 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है महराज, महराज समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके, चलिए फिर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक जो है आपका वेरिएशन ऑफ
molar conductivity and equivalent conductivity with concentration ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब समझते हैं आप लोग? तो हमें बेसिकली ये देखना है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, यानी सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होगा कि नहीं, बताइए जरा। इंक्रीज होगा। तो हम जनरल बात कर लेते हैं, सीधी सी बात जनरल बात कर लेते हैं कि अपने पास अगर मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज करता हूं, ठीक है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करता हूं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे होगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले डाइल्यूशन है तो डाइल्यूशन का ही नाम रखते हैं। अगर डाइल्यूशन इंक्रीज किया आपने, डाइल्यूशन इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा कि नहीं। डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करेंगे तो प्लीज टेल मी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा या नहीं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उसमें डाइल्यूट करेंगे उसको तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा या नहीं, बताइए जरा। महराज, आलिया, प्लीज डू रिप्लाई, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सर। अब डाइल्यूशन इंक्रीज किया, इसका मतलब ये भी होता है कि वॉल्यूम आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो पार्टिकल्स होंगे उनको वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा तो वो दूर दूर जाएंगे कि नहीं, दूर दूर जाएंगे। पहले 1 लीटर था अब 2 लीटर हो गया तो दूर दूर जाएंगे। अब दूर दूर यस सर। जाएंगे इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बिटवीन द पार्टिकल्स वो डिक्रीज होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीज होगा जब, तो वो इजिली तेजी से मूव करेंगे, और जितना तेजी से मूव करेंगे कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा कि नहीं, बताइए जरा। कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा या नहीं। डाइल्यूशन किया, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया, यानी आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया आपने तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। आप दूर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो वो तेजी से मूव करेंगे, और जितना तेजी से मूव करेंगे कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो जब भी डाइल्यूट करते हैं हम लोग तो कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। अभी हमने आपको क्या बोला, हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अभी हमने बस बात किया कंडक्टेंस को, ये एंड टॉपिक एंड होते होते मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे हम लोग आ जाएंगे। पहले बेस को क्लियर करिए, यहाँ कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो आपका आयंस बनता है वो दो टाइप का होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यही होता है कि यहाँ जो डिसोसिएशन होता है आयंस का मैक्सिमम 5% होता है। कितना होता है, 5% होता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि यहाँ ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन हो जाता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सपोज आपने इसका डाइल्यूशन शुरू किया, डाइल्यूशन आपने इंक्रीज किया, डाइल्यूशन इंक्रीज किया आपने, क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन जो होगा या फिर वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डाइल्यूशन किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फा कहते हैं, डिसोसिएशन
इंक्रीज हो जाएगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है आपका कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अभी आप लोगों को दोबारा मैं बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन किया आपने, डाइल्यूशन किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, डाइल्यूशन किया आपने, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं कि आयंस कैन मूव रैपिडली। इन दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम बेसिकली हम वेरिएशन पढ़ रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जनरली अगर आपने डाइल्यूशन नहीं किया है, 5% यहाँ पे बस आयंस डिसोसिएट होंगे और वही 5% आयंस से कंडक्टेंस आएगा। ठीक है, अगर आपने डाइल्यूशन नहीं किया है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा कि 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, बिफोर डाइल्यूशन 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, और इस 100% डिसोसिएशन की वजह से जो भी कंडक्टेंस आएगा वो आएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, डाइल्यूशन शुरू किया। अब जैसे आपने डाइल्यूशन शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी पूरा का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी पूरा का पूरा आयंस टूट चुका है, आयंस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, और बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो रैपिडली ये मूव कर सकेगा, काफी तेजी से मूव करेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि यहाँ 5% डिसोसिएशन हुआ है, लेकिन आपने अगर डाइल्यूशन ज्यादा किया तो यहाँ न्यू आयंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू आयंस फॉर्म, मतलब 5% से थोड़ा ज्यादा टूट जाता है। तो जो वेरिएशन आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो ज्यादा आता है, जो कि ग्राफ में हम लोग देखेंगे। जो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा आता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में न्यू आयंस का फॉर्मेशन होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी सारे के सारे आयंस में कन्वर्ट हो चुके रहते हैं, तो ये बस तेजी से मूव करना शुरू करते हैं। ये बात समझ में आया? वेरिएशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी मोर, वेरी वेरी मोर देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इज दैट क्लियर? मेराज, आलिया? यस सर, क्लियर। ओके, थैंक यू। चलिए, तो इससे लिखिए जरा, मैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे अभी करवाना है, अभी आएगा बहुत सारी चीजें इसमें। उसी पॉइंट को लिख रहा हूँ जो मैंने समझाया आप लोगों को। effect of dilution in weak electrolyte, effect of dilution in weak electrolyte is more than that of strong electrolyte. इसे ध्यान में ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग।
वेरी गुड आलिया मेराज। डन मेराज। जस्ट ओके चलिए अब देखिए यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात होगी, जैसे कंडक्टेंस की बात कर लिया हमने। अब यहाँ पे मैं कंडक्टिविटी की बात करूंगा और सबसे पहले हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। कंडक्टिविटी बोले तो कप्पा। ध्यान दीजिए कंडक्टिविटी में क्या होता है। कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions, conductance due to all the ions present in 1 ml electrolyte। तो बेसिकली कंडक्टेंस जो भी हो 1 ml present in conductance due to all the ions present in 1 ml electrolyte। 1 ml electrolyte में जितना भी कंडक्टेंस हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं हम लोग, ठीक है, वॉल्यूम कहाँ से इंक्रीज होगा, जब डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है, जरा देखिए डाइल्यूशन स्टार्ट किया आपने तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा आपका तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ और डेंसिटी देख लीजिए, डेंसिटी ऑफ आयन डिक्रीज होगा। डेंसिटी ऑफ आयन डिक्रीज होगा। ठीक है, 1 ml की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। वॉल्यूम इन डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उस टाइम पे डेंसिटी ऑफ आयन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और डेंसिटी ऑफ आयन डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी कि नहीं। कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हमने 1 ml में देखा है, ठीक है, 1 ml में देखना है। लेकिन वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी कि नहीं, क्योंकि डेंसिटी से तो डिफाइन किया है। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो डाइल्यूशन किया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा। और अगर डेंसिटी ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा whether it is weak or a strong electrolyte, whether it is weak or a strong electrolyte। वीक हो या स्ट्रांग हो आपको क्या करेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जरा इसे लिखिए अब। मतलब ये पता चल गया डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। डन।
वेरी गुड आलिया। महराज, महराज आपका हो गया? यस सर। अब यहाँ पे देखिए मेन टॉपिक पे आते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम आपको पता है, यहाँ पे क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ध्यान से देखिएगा पहले आप लोग। और मोलर कंडक्टिविटी में ये भी पता है, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में ये भी पता है आपको कि ये हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। यही होता है ना। ये दो फॉर्मूले होते हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और इस पे हमने क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, दो फॉर्मूले। अब इसमें डाइल्यूशन की बात करेंगे। जैसे आप डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कप्पा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी हमने बताया कप्पा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या कोई बता सकता है कि डाइल्यूशन किया हमने तो ये भी तो तय है कि आपका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो कप्पा डिक्रीज होगा। कोई बता सकता है अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो मोलारिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, नॉर्मेलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये बताइए जरा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो मोलारिटी इंक्रीज डिक्रीज होगा, और नॉर्मेलिटी के बारे में भी बताना आप लोगों को। मोलारिटी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, या फिर ये भी बताइए इसके बारे में भी, नॉर्मेलिटी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। आलिया, कैन यू टेल मी? और नॉर्मेलिटी, क्योंकि आपको पता है मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो नॉर्मेलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा कि डाइल्यूशन कर रहे हैं हम लोग तो कप्पा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कप्पा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कप्पा डिक्रीज होगा तो लैम्डा एम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे कप्पा डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा एम, लैम्डा इक्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन मोलारिटी डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा कि नहीं। नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो लैम्डा इक्यू इंक्रीज होगा कि नहीं। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो इसके बारे में एक ही पॉइंट लिखना है, ठीक है, कि लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू, मतलब ये हुआ कि आपका मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिपेंड्स मोर ऑन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलारिटी पे ज्यादा डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंटली पता चला, एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि जो मोलर कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंटी है वो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी पे ज्यादा डिपेंड करता है। इस वजह से लैम्डा एम also increases and lambda eq overall also increases. Is this clear? Please write. Mehraj. मेहराज, तो क्या लिखा है अभी तक? बस ये यहाँ पे थे ना आप, जो मैं ये लिख रहा था, ये सुनो। यस सर। तो मेरा एक सवाल था, सवाल बहुत ही आसान था कि यहाँ पे तो डाइल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो डाइल्यूशन कर रहे हैं तो पिछले वाले में अभी पढ़ा हमने कि डाइल्यूशन में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कप्पा डिक्रीज करेगा, करेगा या नहीं? यस सर। यस और नो? अगर कप्पा डिक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा क्योंकि डायरेक्टली यस प्रोपोर्शनल है। सर।
और यहाँ भी कप्पा डिक्रीज करेगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं। यस सर। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी है, मोलारिटी में क्या होगा और नॉर्मेलिटी में क्या होगा, ये आप बताइए मुझे। अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो मोलारिटी डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, या नॉर्मेलिटी डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। क्या लगता है आपको। फॉर्मूला याद हो, मोलारिटी डिक्रीज होगा। मोलारिटी डिक्रीज होगा और नॉर्मेलिटी भी डिक्रीज होगा, क्योंकि मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीजेज, मोलारिटी डिक्रीजेज। और अगर मोलारिटी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा एम इंक्रीज होगा कि नहीं, क्योंकि इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलारिटी के। यस। और इन द सेम वे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ भी देख सकते हैं नॉर्मेलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज होगा तो लैम्डा इक्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी अब हमें कैसे पता चले कि डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, क्योंकि अगर इसके वजह से देखेंगे, कप्पा के वजह से देखेंगे, तो मोलारिटी सॉरी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करना चाहिए, इन द सेम वे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन मोलारिटी के टर्म में या नॉर्मेलिटी के टर्म में देखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करना चाहिए और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी और लैम्डा इक्यू यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिपेंड ज्यादा करता है मोलारिटी और नॉर्मेलिटी पे, इस वजह से लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू इंक्रीज करता है। बात समझ में आया। कैसे समझ। चलिए इससे लिख लीजिए जरा। लेट मी नो व्हेन यू आर फिनिश्ड। वेरी गुड आलिया। महराज बता दीजिएगा अगर हो जाए तो यस आपसे। सर। आपको वेरी गुड। अब देखिए ग्राफ पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये है आपका C का पावर हाफ यानी कॉन्सेंट्रेशन का पावर हाफ, मोल पर लीटर का पावर हाफ यानी मोलारिटी का, और इधर है लैम्डा एम बोले तो मोलर कंडक्टिविटी जो कि सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजों का ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं, एक होगा आपके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और दूसरा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया है कि जैसे जैसे आप
कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे यानी मोला डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे यानी वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, तो आपका मोलर कंडक्टिविटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ये सी का पावर हाफ है और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब सॉरी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं यानी वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये ग्राफ जो है वो है बेसिकली CH3COOH का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ये इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा कि नहीं, क्योंकि ये जो वाई एक्सिस है ये शो कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन, और राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। तो जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आप मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। और आप जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन यानी डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है यानी, तो ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और वहीं पे अगर आप देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सीधा सीधा आ जाता है। मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट में काफी ज्यादा वेरिएशन है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ही कम वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड होता है, ठीक है, और उसको बस जगह मिल जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से कि तेजी से मूव कर सके। जबकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जब वहां वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वहां पे कुछ और नए आयंस प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी और बढ़ जाता है। इसी वजह से ग्राफ में इतना ज्यादा चेंजेस है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। इज दैट क्लियर? यस सर। और इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं। वेरी गुड आलिया। ये हो गया महराज। यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ पे आता है आपके पास डीबे हर्कल रूल। डीबे हर्कल ऑन सेगर इक्वेशन। डीबे हर्कल ऑन सेगर इक्वेशन अगर इसकी बात करें हम लोग तो यहाँ पे आता है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी मिलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी अंडर रूट। यहाँ पे अलग अलग वो आता है, जैसे अंडर रूट में आपके पास एनसीईआरटी में जो है ए दे रखा होगा, या सी सी सॉरी, यहाँ पे बी के जगह एनसीईआरटी में ए दे रखा होगा। मैं लिख देता हूँ वो वाला भी इक्वेशन, लैम्डा एम इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए रूट सी, या फिर सी का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। यही होता है आपका लिमिटिंग सॉरी डीवे हर्कल ऑन सेगर इक्वेशन, और ये होता है ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही होता है बस। ठीक है, अब इसमें ये चीजें लिख देता हूँ मैं क्या क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो आपका लैम्डा एम है वो है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन सी, कॉन्सेंट्रेशन सी। लैम्डा एम इंफिनिटी जो है ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट
इनफाइनाइट डाइल्यूशन, फिर आ जाएगा आपके पास बी, या फिर यहाँ पे ए ले लीजिए, दोनों जो है कांस्टेंट, एनसीईआरटी में ए ले रखा है कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज सेम for particular type of electrolyte, for a specific electrolyte, particular type of electrolyte. तो ये बात ध्यान में होना चाहिए कि डीवे-हर्कल-ऑनसेगर इक्वेशन जो होता है वो बेसिकली आपके ओनली फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होता है। और ये जो ग्राफ है लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी का है, रूट का वैल्यू जो होता है वो पावर में आ जाता है हाफ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये दोनों इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। हाँ दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, बस यहाँ पे एनसीईआरटी में ए दे रखा है, किसी किसी बुक में बी यूज कर रखा है, कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने दूसरा लिख दिया, ठीक है महराज, दोनों सेम ही यस है। सर। चलिए ये हो जाए तो मुझे बताइएगा जरा। हो जाए तो बताइएगा। महराज हो गया आपका? यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। Write a topic that is Kohlroth's law. Kohlroth's law of independent migration of ions. Independent migration of ions. Independent migration of ions. और ये जो कोहलॉट्स लॉ है ना, ये फॉर strong as well as weak electrolyte, दोनों के लिए weak electrolyte। जो डीबे हर्कल ऑनसेगर इक्वेशन था that is only for a strong electrolyte, but ये कोहलॉट्स लॉ जो है वो दोनों के लिए है, ठीक है। सो इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले। दिस लॉ
states that, आप लोग भी लिखिए, the equivalent conductivity this law states that the equivalent conductivity of any electrolyte at infinite dilution that is lambda eq this infinity infinite dilution जिसको limiting dilution भी कहेंगे is the sum of equivalent ionic conductivities of the cation and anion given by the electrolytes at infinite dilution. बहुत ही आसान है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है। तो पहले तो इसे लिख लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। बेसिकली इसमें यही है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिसोसिएट होता है केटायन और अनायन, तो यहाँ पे जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, limiting equivalent conductivity will be equal to molar conductivity of cation plus equivalent conductivity of cation plus equivalent conductivity of anion. C for cation, A for anion. सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ मैं, लैम्डा सी जो दे रखा है, लैम्डा सी इंफिनिटी जो है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of cation at infinite dilution और यहाँ पे लैम्डा ए इंफिनिटी जो दे रखा है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ anion at infinite dilution. Please write it. डन, ये हो जाए तो बताइए। Neeraj, are you done? Let me know when you are done.
Then both of you. आलिया, महराज. Yes, sir. ओके. अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास आएगा एक इक्वेशन आ गया, ठीक है. जस्ट सपोज एक रिएक्शन दे दिया फॉर ए एक्स बी वाई. अब ये कैसे लिखा जाएगा, अगर इसको डिसोसिएट कर देते हैं तो ये एक्स ए प्लस वाई प्लस यहाँ आ जाएगा वाई बी एक्स माइनस. इसी तरीके से लिखेंगे ना, यस और नो. अब यहाँ Yes. पे अगर हम लैम्डा ई क्यू लिखें, लैम्डा ई क्यू विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा, ये इंफिनिटी है, और यहाँ भी आ जाएगा लैम्डा इंफिनिटी इक्विवेलेंट केटायन, सी फॉर केटायन, प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ए फॉर अनायन वाला पार्ट. बट अगर हमें इस इक्विवेलेंट को मोलर कंडक्टिविटी में चेंज करना हो तो एक फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो वहां पे मैंने लिखवाया था लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन वैलेंस फैक्टर. याद है या नहीं? Yes. तो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू बेसिकली 1 by वैलेंस फैक्टर इनटू लैम्डा एम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे वैलेंस फैक्टर का मतलब ये चार्ज ही होता है, ठीक है, ये चार्ज. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लैम वन, यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस वाई है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर देंगे महराज, यहाँ पे 1/y, और उसके बाद इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा इंफिनिटी, और ये हो जाएगा m, ताकि पता चले मोलर कंडक्टिविटी है केटायन के लिए, प्लस यहाँ पे क्या चार्ज है, x है, तो 1/x, और फिर क्या हो जाएगा लैम्डा m अनायन के लिए a लगा देंगे, और ये इंफिनिटी. तो ये चेंज हो जाएगा आपका किसमें, मोलर कंडक्टिविटी में. तो इक्विवेलेंट से मोलर कंडक्टिविटी चेंज करना बहुत ही आसान है. कैसे करना आपको, उसको मोलर कंडक्टिविटी बाय वैलेंस फैक्टर कर देंगे, ठीक है. और अगर आपको लैम्डा इंफिनिटी डायरेक्ट गिवन है, लैम्डा इंफिनिटी डायरेक्ट गिवन है, तो लैम्डा इंफिनिटी इज इक्वल टू जो भी इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लैम्डा एम इंफिनिटी हो जाएगा केटायन, प्लस जो जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसमें मल्टीप्लाई होके, और ये अनायन के लिए हो जाएगा. तो देखिए इक्विवेलेंट और मोलर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में यही फर्क है कि अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है तो एज इट इज लिखा जाता है, एज इट इज आ जाएगा एज इट इज. लेकिन अगर मोलर कंडक्टिविटी होगा तो जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. इस बात को ध्यान में रखिएगा. इस पे अभी हम लोग सवाल करेंगे, पहले ये आप लिखिए, उसके बाद बात करते हैं. डन. Mehraj, let me know when you are finished. Yes, sir. वेरी गुड. तो आपको एक सवाल देता हूँ जो कि काफी आसान है, ट्राई करिए. तो सवाल ये है, कैलकुलेट लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर CaCl2 and MgSO4.
Now it is also given that, wait a minute, यहाँ पे given है Ca plus 2 का वैल्यू 119 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, Cl माइनस का वैल्यू गिवन है 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मैग्नीशियम प्लस 2 का वैल्यू गिवन है 106 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड SO4 माइनस 2 का भी वैल्यू गिवन है 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो ट्राई करिए। Can you solve it? Mehraj? सर कर रहा हूँ। Okay. I'll be back. Let me know when you are done with this. It's wrong. 314 नहीं आ रहा। देखिए जरा CaCl2 के लिए हमें निकालना है, तो सीधे सीधे लिख दीजिए नॉट और M CaCl2। तो जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो आपको पता है कि लैम्डा नॉट M आएगा, पहले तो Ca+2 आएगा, डिसोसिएशन आना चाहिए। CaCl2 को अगर डिसोसिएट करते हैं आप तो ये Ca+2 और Cl- और बैलेंस करेंगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा M
नॉट एम Cl माइनस, लेकिन यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से जब भी मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में ये करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लैम्डा नॉट एम Ca प्लस का वैल्यू कितना है 119 है, प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू कितना है Cl माइनस का 76.3 है, और ये किस में आ जाएगा, आपका यूनिट क्या होगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं आप तो आपको पता चल जाएगा 119 प्लस 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 7 जा 14 और 1 15, और फिर ये हो जाएगा 0.6 तो आएगा, 9 प्लस 2 11 5 प्लस 1 6 6 और 1 7 एंड देन 271.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये समझ में आया? यस सर, सर मैंने गलती से 2 मल्टीप्लाई 119 कर दिया। अच्छा, वेरी बैड। अब जरा MgSO4 वाला कर लीजिए। Let me know when you are done with this. सर 426। फिर गलत। लैम्डा नॉट एम देखिए जरा, MgSO4 का ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम Mg प्लस 2, और ये हो जाएगा लैम्डा नॉट एम SO4 माइनस 2, क्योंकि जब इसको आप डिसोसिएट करिएगा तो ये तो ऐसे ही होगा ना, Mg प्लस 2 और SO4 माइनस 2, यस और नो। और मोलारिटी की बात कर रहे हैं तो इसका वैल्यू भी गिवन है। किस तरीके से गिवन है, Mg प्लस 2 का वैल्यू 106 नॉट का वैल्यू 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 266 सीमेंस SO4 को 2 सेंटीमीटर से नहीं स्क्वायर। करेंगे मल्टीप्लाई? इसको SO4 को क्यों करिएगा, यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये बैलेंस है या नहीं, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था मैं, बात समझ रहे हैं आप। ये यस एक सर। Mg एक Mg एक S O4 मैंने यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया था Cl माइनस को, तो वो इसलिए किया था क्योंकि क्लोरीन जो है लेफ्ट हैंड साइड पे 2 था और इधर 1 ही हो रहा था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए। ठीक ओके है, सर। यहाँ पे -2 चार्ज, यहाँ पे +2 चार्ज, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, इधर भी 0 है। इधर देखिए ये +2 चार्ज और ये -1 इंटू 2 -2, इधर भी चार्ज 0 हो गया, नहीं तो अनबैलेंस्ड रह जाता। बात समझ में आई? यस सर। चलिए एक और सवाल करते हैं हम लोग। सवाल ये है लैम्डा नॉट एम फॉर NaCl, HCl एंड NaSe आर 126.4, फिर आपको दे दिया 425.9 एंड 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सबका दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी रिस्पेक्टिवली। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर HAC, इसके लिए निकालना है। क्या ये हो जाएगा आपसे, या एक्सप्लेन करूं? सर एक्सप्लेन कर दो। चलिए, तो देखिए इन सब का वैल्यू गिवन है और इसका वैल्यू निकालने को दिया है। तो जब भी ऐसा सवाल देना, आपको क्या करना है, सबको डिसोसिएट करना है। सबको डिसोसिएट करने का मतलब ये है कि लैम्डा नॉट, ये m सबके लिए स्पेसिफाइड है, बस मैं NaCl लिख रहा हूँ, m नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, विल गिव, ये क्या दे देगा, लैम्डा Na प्लस प्लस
लैम्डा CL माइनस, ये देगा कि नहीं। सिमिलरली यहाँ Yes, पे HCl वाला देख लेंगे, HCl वाला करेंगे तो यहाँ पे क्या दे देगा, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस यहाँ पे लैम्डा नॉट CL माइनस दे देगा, और यहाँ पे लैम्डा नॉट HAC करेंगे तो भी आपको पता है यहाँ पे क्या दे देगा, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट AC माइनस, यही देगा ना। yes, अब देखिए अपने को निकालना क्या, अपने को निकालना है लैम्डा नॉट HAC, ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो AC को ढूंढिए और H प्लस को ढूंढिए। वेट अ मिनट, ये NAC है, मैंने HAC लिख दिया गलती से, ये NAC है। क्या है ये, N NAC, तो यहाँ पे आएगा Na प्लस, क्या आ जाएगा, Na प्लस आएगा, यहाँ आएगा Na प्लस। तो अपने को तो बस इतना ही ध्यान में होना चाहिए कि अपने को H प्लस चाहिए और AC माइनस चाहिए, ताकि कि दोनों मिल जाए तो HAC बन जाएगा कि नहीं। तो ये yes, इक्वेशन sir. नंबर 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, और अपने को करना क्या है, 2 प्लस 3 माइनस 1। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऐड होके तो HAC दे देगा, अब ये दोनों मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को हटाना है ना हमें, बस यही चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 प्लस 3 किया और माइनस 1 कर देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए जरा मैं अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जब करना शुरू करेंगे 2 प्लस 3, ठीक है, 2 प्लस 3 यानी लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट NaSC और माइनस लैम्डा नॉट NaCl विल गिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरे वाले इक्वेशन का H प्लस प्लस यहाँ आ जाएगा Cl माइनस, और फर्स्ट वाले सेकंड थर्ड इक्वेशन का क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस यहाँ आ जाएगा लैम्डा नॉट AC माइनस, और यहाँ पे माइनस करना फर्स्ट इक्वेशन, तो माइनस फर्स्ट इक्वेशन Na प्लस आ जाएगा और माइनस फर्स्ट इक्वेशन वाला Cl माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा यहाँ से कि कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, Na प्लस से Na प्लस वाला कैंसिल, और Cl माइनस से Cl माइनस वाला कैंसिल। तो यहाँ बचा क्या अपने पास, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट AC माइनस, जो कि दोनों प्लस माइनस कंबाइन होके क्या दे देगा, HAC दे देगा। और यहाँ पे HCl का वैल्यू कितना दे रखा है, जरा थोड़ा सा देखते हैं HCl का वैल्यू कितना दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए HCl का वैल्यू जो है वो दे रखा है 425, तो यहाँ लिख दीजिए 425.9 प्लस NaNAC का वैल्यू कितना दे रखा है, 91 दे रखा है, और माइनस क्या दे रखा है, 126 दे रखा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जरा बताइए सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल कितना आ रहा है। ये समझ में आया कि नहीं मेरा। yes, sir, समझ. वेरी गुड।